हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 11th केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट में या अकार्बनिक रसायन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझे बिना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या अकार्बनिक रसायन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो हम सब ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चाहे वो संख्या में कितने भी हो, 1 से लेकर 100 तक। किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या किसी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर कोष, उपकोष या कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोष, उपकोष और कक्षक क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष के अंदर ही कक्षक या ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इन कोष और उपकोषों को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। कोष या सेल, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से समझे थे, कोष मुख्य ऊर्जा स्तर को दिखाता है और उपकोष या सब सेल, जिसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से समझे थे, उप ऊर्जा स्तर को बताता है। तो कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष के अंदर ही कक्षक पाए जाते हैं और कक्षकों में ही सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना रहती है। तो पहले सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम ये जानते हैं कि परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने सेल हैं और उन सेल में किस किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और सबसे बाहरी सेल में, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी सेल, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इन्हीं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से किसी परमाणु की रासायनिक अभिक्रियाओं का पता चलता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम किसी परमाणु के रासायनिक अभिक्रिया या रिएक्टिविटी को समझते हैं। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जमाया गया है। जैसे पहले ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, S1, ये क्या है? S1 है और ये S2। तो पहला और दूसरा ग्रुप क्या कहलाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या रोल है? जैसे हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s1। चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? पहले सेल में ही भरा रहता है। इसका विन्यास रहता है 1s1 और पहले ग्रुप का दूसरा मेंबर जो लिथियम है उसका आउटर मोस्ट सेल या बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 2s1 रहता है। हाइड्रोजन का 1s1
लिथियम का आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s1 होता है। सोडियम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। पोटेशियम का सबसे बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1। रूबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंसियम का 7s1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, ns1 है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 है। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। आगे हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे तब ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये ns1 क्या है। दूसरे ब्लॉक में क्या है, ns2। n के बदले हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखते हैं। तो दूसरे जो ग्रुप है वहां पे पहला मेंबर बेरिलियम है, उसका जो सबसे बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मतलब इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट वो होगा 2s2। ठीक। मैग्नीशियम का 3s2। कैल्शियम परमाणु का जो सबसे बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2। स्ट्रोंशियम का 5s2। बेरियम का 6s2 और रेडियम का 7s2। तो हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पीरियोडिक टेबल है वहां भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये पहले ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके परमाणु, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है। जो दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो परमाणुओं की रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता या रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके आधार पर ही कोई परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से या तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आगे के चैप्टर में हम लोग इन सब चीजों को क्लियर करते जाएंगे। ठीक। तो हमने क्या क्या जाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, किसी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित रहेंगे, ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वितरित रहेंगे या कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोश में, कोश के उपकोश में, उपकोश के कक्षकों में, मतलब सेल में, सेल के सब सेल्स में और सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण या व्यवस्था, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत एक छोटा सा एकदम सिंपल एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में क्या है, क्लास 1 से लेकर जैसे क्लास 12th तक है। ठीक। वहां पे अलग अलग क्लास में बच्चों की संख्या अलग अलग रहती है, तो हम स्टूडेंट्स की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो क्लास 1 में स्टूडेंट्स की संख्या कम है तो वो क्या है, एक ही सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक। क्लास 1 में अगर स्टूडेंट्स की संख्या कम है तो उनका अरेंजमेंट एक ही कमरे में आ जाएगा और उसे हम लोग दूसरे सेक्शंस में नहीं बांटेंगे क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स कम है। अब जैसे हम लोग क्लास 2 में आए, क्लास 2 में मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। ठीक। स्टूडेंट्स के ज्यादा होने से अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ पर अब क्लास 2 में 2 सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपके स्कूल्स में क्या होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में उसको हम लोग एस सेक्शन
पी सेक्शन, ठीक है, एस सब सेल, पी सब सेल, ऐसा। अगर क्लास 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और भी ज्यादा हैं तो वहां हमें 3 सेक्शन करने पड़ेंगे, ए बी सी। वैसे ही यहाँ पे अगर किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या है, उस सेल में सब सेल बनाना पड़ता है। जैसे क्लासेस में स्टूडेंट्स बढ़ते जाने से सेक्शन को बढ़ाना पड़ता है, वैसे ही किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो सब सेल की संख्या भी बढ़ते जाती है। तो पहले क्लास में यानी पहले सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम आते हैं, ठीक, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए वहां पे हमें सेक्शन करना नहीं पड़ता। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहले ही सेल में आ जाएंगे, पहले सब सेल या पहला ऑर्बिटल, ठीक। दूसरे क्लास या दूसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो हमें वहां पे सेक्शन बनाना पड़ता है, उसे हम लोग उपकोष कहते हैं, 2s और 2p। जैसे आपके स्कूल में सेक्शन ए और सेक्शन बी रहता है, यहाँ पे हम लोग सेक्शन एस करेंगे, मतलब सब सेल एस और सब सेल पी करेंगे। मान लो क्लास 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो वहां पे 3 सेक्शन करना पड़ेगा, ए बी सी। वैसे ही अगर परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, तीसरे सेल के लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं तो वहां पे हमको सेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे या सब सेल बढ़ाने पड़ेंगे। उसको हम लोग नाम देंगे 3s, 3p और 3d। वैसे ही अगर मान लो कि क्लास 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ज्यादा हो गए तो वहां पे हमको 4 सेक्शन बनाना पड़ गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो क्लास क्या है, 4A, 4B, 4C, 4D, ऐसा स्कूल में होता है। यहाँ पे अगर हम लोग परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे व्यवस्थित करना है उसके लिए अगर देख रहे हैं कि चौथे सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसी सेल को कैसे सब डिवाइड करेंगे, सब सेल S मतलब 4s, सब सेल P मतलब 4p, सब सेल D मतलब 4d और सब सेल F मतलब 4f, ठीक। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। हमने क्वांटम नंबर में जाना था कि इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको क्वांटम नंबर को जानना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम्स के द्वारा समझेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित रखते हैं किसी परमाणु में। ये क्या है, विभिन्न साइंटिस्ट ने इन सब चीजों के बारे में क्या है स्टडी किया और बहुत से रूल दिए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो रूल है वो है ऑफ बाउ का रूल, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए या फिर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण या इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न रूल दिए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रूल जिसके हमें आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए वो है ऑफ बाउ लॉ या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो आइए समझते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है और उसके द्वारा हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो समझते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, ठीक। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है टू बिल्ड अप, मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ठीक। तो इन्होंने क्या इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कम ऊर्जा वाले स्तर में या कम ऊर्जा वाले सेल में भरेंगे, उसके बाद वो उससे अधिक ऊर्जा वाले सेल में भरेंगे,
उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले सेल में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तर में भरते जाते हैं। ठीक, तो जब भी हम लोग परमाणु का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक न्यूक्लियस होता है बीच में, छोटा सा एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या है, सेल पाए जाते हैं। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ठीक, और यहां पे रहेगा ये चौथा सेल। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये है चौथा सेल। इन्हीं सेल्स के अंदर क्या है, सब सेल होते हैं। इन्हीं सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे आपका कोई क्लास है, जैसे 4th क्लास है, 4th क्लास में सेक्शन है, तो हम लोग क्लास 4 को मान लेते हैं सेल। ठीक, जैसे क्या है, ये 4th क्लास है, इसको अगर हम लोग मान लेंगे चौथा सेल, तो अगर 4th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो 4A, 4B, 4C, 4D ऐसे सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि बैठने का अरेंजमेंट सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग चौथे सेल में देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है, तो इसी सेल को हम लोग क्या है, 4 सेक्शन में बांट देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4S, 4P, 4D और 4F। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे क्लास में आपके सेक्शन पाए जाते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या हैं, किसी सेक्शन में बेंच होते हैं। अगर हम मान ले कि बेंच की साइज ऐसी है कि उसमें 2 ही स्टूडेंट बैठ पाएंगे, तो उसको आप इससे सिमिलर कर पाएंगे ऑर्बिटल्स से। अगर किसी सेक्शन के अंदर जो बेंचेस हैं, बेंच की साइज इतनी है कि उसमें 2 स्टूडेंट बैठ पाएंगे, तो उसको हम लोग परमाणु में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स के सिमिलर समझ सकते हैं। बेंच में 2 स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही पाए जा सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, जैसे किसी क्लास के अंदर सब सेक्शन है 4A, 4B, उसके अंदर बेंच पाए जाते हैं। उस बेंच में मान लो आप लोग 2 ही स्टूडेंट बैठते हैं। वैसे ही यहाँ ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को इन सेल्स में, सब सेल्स में और ऑर्बिटल्स में लिखते हैं। तो ये पहला सेल है। क्वांटम नंबर में हमने जाना था कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमको पहले सेल में जमाना है। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन्हें भी हम अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के लिए अलग अलग लिखना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ठीक, तो आप बाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया, उन्होंने उपकोषों को आधार बनाया। जैसे पहले सेल में एक ही उपकोष है 1s। ठीक, पहले सेल में एक ही उपकोष है 1s, और दूसरे सेल में कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p। मान लो आप लोग देखेंगे कि जो क्लास 2 है वहां पे 2 सेक्शन है। ठीक, ये क्लास है मतलब सेल है। ठीक, और ये जो SP लिखा है ये क्या है, उसका सेक्शन है। अब मान लो क्लास 3 है, क्लास 3 को हमने 3 सेक्शन में बांटा, एक S, एक हो जाएगा P सेक्शन और एक हो जाएगा यहाँ पे D सेक्शन। ठीक, अब मान लो क्लास 4 है,
क्लास 4 को हमने 4 सेक्शंस में बांटा है या 4 सब सेल में बांटा है। ये क्या है, चौथा सेल है या कोष है, और इसके हमने 4 सेक्शन किए हैं क्योंकि इस सेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ सकते हैं, तो यहाँ पे 4 सेक्शन है या 4 सब सेल है, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 5वां सेल है, न्यूक्लियस के बाहर 5वां सेल, तो ये आ जाएगा 5s। यहाँ पे भी 4 ही सेक्शन है, 5s, 5p, 5d और है 5f। क्लास 11, 12 या चाहे आप बीएससी करें, आपको इन्हीं 4 सब सेल से ही आपका काम चल जाता है। ठीक, जैसे आपके 4 सेक्शन हैं, यहाँ पे 4 सब सेल पाए जाएंगे, S, P, D, F। ठीक, इतना आप लोग क्वांटम नंबर में समझ चुके हैं। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये किसको बताता है, N को। ठीक, जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो किसे बताते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, ये सब N है। N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, N मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पहले क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा, जो कि इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था। इसके बाद यहाँ पे N इक्वल टू 3 है, तीसरा सेल, यहाँ पे N इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे है N इक्वल टू 5। और जो S, P, D, F है, वो क्या है, सब सेल। इसको क्या है, L से डिनोट करते हैं। ये क्या है, L इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, ये जितने भी S सब सेल हैं, यहाँ पे L का वैल्यू रहता है 0। ये जो P सब सेल है, यहाँ पे L का वैल्यू रहता है 1। ये जो D सेल है, D सब सेल में रहता है L का वैल्यू 2। और जो F सब सेल है, यहाँ पे L का वैल्यू रहता है 3। ठीक, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो पहले आप लोग क्वांटम नंबर जाकर देखिए, वहां पे हमने पढ़ा है कि N हमें क्या बताता है, कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और N हमें ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। उसके बाद L जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था, उससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है। तो L के मैक्सिमम हमने 4 ही वैल्यू देखे थे, 0, 1, 2 और 3। ठीक, L इक्वल टू 0 मतलब S सब सेल, S का फुल फॉर्म क्या है, केमिस्ट्री में शार्प। P का अगर वैल्यू 1 है तो कोई इलेक्ट्रॉन L का अगर वैल्यू 1 है तो कोई इलेक्ट्रॉन P सब सेल में है। P का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल। ठीक, अगर L का वैल्यू 2 है, इसका ये मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन D सब सेल में है। यहाँ पे हो जाएगा L इक्वल टू 2, और ये सब क्या है, D सब सेल, और D का फुल फॉर्म हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं केमिस्ट्री में। और F, अगर L का वैल्यू 3 है तो F मतलब होता है फंडामेंटल, और कोई भी इलेक्ट्रॉन F सब सेल में है, इसका मतलब है कि L का वैल्यू 3 है। ठीक, अब आइए सीखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन सब सेल में भरेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉन को किसी सब सेल में भरते हैं, और सब सेल के बाद वो क्या है,
ऑर्बिटल्स में अरेंज हो जाते हैं। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कम ऊर्जा वाले सेल में पहले भरेंगे, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले सेल में भरेंगे। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, वितरण होना शुरू होगा। ठीक, इसे हम लोग N+L रूल भी कहते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को हम लोग N+L रूल या प्रिंसिपल से जानते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर किसी सब सेल के लिए N+L का वैल्यू कम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और उसके बाद N+L के वैल्यू अगर बढ़ते जाएंगे उसी क्रम में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि 1s सब सेल है। मान लो 1s सब सेल है। 1s सब सेल के लिए n का वैल्यू क्या होता है, 1 और s सब सेल के लिए l का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे N+L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1+0 मतलब आ जाएगा 1। तो 1s सब सेल के लिए क्या है, N+L का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। ठीक, यहाँ पे N+L का वैल्यू आ रहा है 1। अब देखते हैं 2s के लिए। 2s में क्या है, n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर N+L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। 2 + 0 = 2। उसके बाद अगर हम लोग P सब सेल के लिए देखें, 2p, P सब सेल के लिए हमेशा N का जो वैल्यू रहेगा वो 2 ही रहेगा और L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक, यहाँ पे N+L का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या है, 2। इस प्रकार से हमको N+L का वैल्यू निकालना है। 3s के लिए N+L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। 3p के लिए L का वैल्यू क्या रहता है, 1। तो 3p के लिए N+L का वैल्यू आ जाएगा 4। हमको क्या है, L का वैल्यू जानना है। यहाँ पे L का वैल्यू 0 है, यहाँ पे L का वैल्यू 1 है। किसी S सब सेल के लिए L का वैल्यू 0 है, P सब सेल के लिए L का वैल्यू 1 है, D सब सेल के लिए L का वैल्यू 2 है और F सब सेल के लिए L का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे N+L का वैल्यू 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, 3s के लिए 3, 4s के लिए 4, 5s के लिए 5। ये N+L का वैल्यू है। 2p के लिए N+L का वैल्यू हो जाएगा 3, 3p के लिए 4, ठीक, और 4p के लिए 5, 5p के लिए 6। इस तरह से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और ये सब स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे N+L का वैल्यू आ जाएगा 3D के लिए 5, 4D के लिए 6 और 5D के लिए आ जाएगा 7। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4F के लिए N+L का वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 = 7 और यहाँ पे 5F के लिए इसका वैल्यू आ जाएगा 8। आप लोग को अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बना लेना है, इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप लोग L का वैल्यू लिखेंगे, N+L का भी वैल्यू लिखेंगे। इसको जानने के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। N+L का वैल्यू जहां सबसे कम रहेगा वहीं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे।
इस डायग्राम को आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं ये सीखेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे कम n+l का वैल्यू 1s के लिए था 1, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भराएंगे 1s में। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरेंगे 1s में, और उसके बाद n+l का वैल्यू 2s के लिए है 2, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में भरेंगे। उसके बाद आता है 2p में, उसके बाद 3s में, फिर आएगा 3p में, फिर 4s में। इस तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा। उसके बाद आएगा 3d में, फिर 4p, 5s। ठीक, उसके बाद 4d, 5p, यहाँ पे 4f, 5d। इस तरह से आप लोग क्या है, यहाँ पे इस तरह से नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ सब सेल भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ 6p आ जाएगा। इस डायग्राम के द्वारा हम 1 से लेकर 100 तक किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार ये वाले डायग्राम को पहले हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा कम रहती है। उसके बाद 2s में भरते हैं, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये डायग्राम को हमको सीखना पड़ेगा। इस डायग्राम के बेसिस पर इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेंगे। ठीक, और आप लोग को कॉपी में ये सब लिखते जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक एक एटम का एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो एटम है वो है हाइड्रोजन का एटम। ठीक, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके एक एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, यहाँ हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन का एटम और वहां पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहले पहला सेल है। पहले सेल में क्या है, एक ही सब सेल है, वो क्या है 1s है, और 1s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n² से हमने सीखा है कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे सेल में मैक्सिमम 18 और चौथे सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, तो आप लोग भी कॉपी में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर आपको जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर के आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, साथ ही साथ लिखते चलिए। तो ये है हाइड्रोजन एटम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अबाउ प्रिंसिपल से हमने सीखा है कि सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका है, कौन से सब सेल का है, 1s। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भराएगा, चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, 1s1। तो क्या है, ये हो गया हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन को 1s सब सेल में भर दिया है। उसके बाद हीलियम एटम है। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी क्या है 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1s2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 1s सब सेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भर जाएंगे। ठीक, अब अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल ले लिथियम का, ये हाइड्रोजन का हो गया, उसके बाद हीलियम का, उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का अगर हम लोग देखते हैं, लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन के हम लोग क्या लिखेंगे, 1s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1s2, और 1s के बाद आ जाएगा दूसरा सबसेल 2s, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2s1। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है सब सेल है। ठीक, लिथियम के बाद क्या है अपने पास बेरिलियम है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है बेरिलियम एटम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2। 1s में क्या है ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2s में क्या है 2। यहाँ पे हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि s सब सेल में मैक्सिमम क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, ये क्या है s सब सेल, s सब सेल। उसके बाद आता है p सब सेल। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, ये है p सब सेल। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 6। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2, यहाँ पे 6। और जो डी सब सेल है, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं 5 ऑर्बिटल है डी सब सेल में। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 10। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 5 ऑर्बिटल में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट आता है हमारा एफ सब सेल। एफ में क्या है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, ये क्या है एफ सब सेल। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से इस सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। तो ये हमको जानना जरूरी है कि एस सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के बाद हम लोग आसानी से किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को भर पाएंगे। ठीक, जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए देखें कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन 1s में आ जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल या 1s सब सेल में भर रहा है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी 1s सब सेल में भर जाएंगे, 1s सब सेल या 1s ऑर्बिटल। लिथियम के पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे 1s में, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो भरा जाएगा 2s में।
बेरिलियम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स 1s में 2 आ जाएगा और 2s में 2। उसके बाद आता है बोरॉन। बोरॉन के पास है, बोरॉन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2 और 2 हो गए ये 4 और एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये भरा जाएगा 2p में और ये हो जाएगा 2p1। ठीक, 1s2 2s2 2p1। p में मैक्सिमम 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जैसे हम लोग कार्बन के लिए देखेंगे, कार्बन में अगर हम देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 अब बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 अब बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आ जाएगा इसका 2p2, 2 2 4 और 2 6। तो कार्बन के एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे, पहले 1s 2s फिर 2p। उसके बाद है कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम में आता है 7 इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए आ जाएगा 1s2 2s2 2p5। ठीक, और लास्ट है नियॉन। नियॉन के लिए है 10, इसके बाद आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। ठीक, इस तरह से हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो 1 से लेकर 100 तक हम लोग आसानी से क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग सोडियम से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और कुछ अपवाद भी देखेंगे कि ऑफ बाउ वाले प्रिंसिपल में सभी एटम क्या n+l रूल का फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर n+l का वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए अगर 2 सब सेल के लिए अगर समान आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे। जैसे यहाँ पे 3s और 2p है, 2p के लिए n+l का वैल्यू 3 है। ठीक, n+l का वैल्यू 2p के लिए 3 है, वैसे ही 3s के लिए भी n+l का वैल्यू 3 है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले किस सब सेल में भराएगा, तो इसके लिए रूल है कि जिस सब सेल में n का वैल्यू कम रहेगा, मान लो 2p और 3s है, 2p में n का वैल्यू 2 है और 3s में n का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो जहां पे n का वैल्यू कम है वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जहां पे n का वैल्यू ज्यादा है वहां पर बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम क्या है। अगली क्लास में हम आगे के एलिमेंट्स के एटम के लिए इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम सीखेंगे तथा अपवाद को भी देखेंगे। धन्यवाद। तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने नियॉन तक भरना सीखा था। अब हम लोग सोडियम से लेकर
जिंक एटम के में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आज के लिए ले रहे हैं सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक, एटॉमिक नंबर मतलब किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने पाए जा रहे हैं वो एटॉमिक नंबर है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चूंकि सेम होते हैं इसलिए एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक का मतलब है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर किसी परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों सेम होती है और उसे ही हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है सोडियम, और उसका मतलब ये है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। उसको हम लोग कैसे भरेंगे? सबसे पहले 1s में भरेगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो आ जाएगा 1s2। उसके बाद 2s में भरेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s2। उसके बाद p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हो गया 2p6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखिए आप, 2 2 4 6 10, और 2p के बाद भरेगा 3 में। 10 के बाद हमारे पास अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं 11, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब उसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर या मैग्नीशियम परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 12 इलेक्ट्रॉन को अब बहु के अनुसार कैसे जमाएंगे ये देखिए, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे आ जाएगा 3s2। ठीक, एल्यूमिनियम परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है 13, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और आ जाएगा 3p1। ठीक, आप इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ठीक, उसके बाद फास्फोरस में आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक, उसके बाद सल्फर के एक एटम में होता है 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1s से लेकर ये पूरा सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3p4। ठीक, उसके बाद आता है सल्फर के बाद क्लोरीन में यहाँ तक पूरा सेम रहेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जो कि 3p5 में भरेगा। उसके बाद आता है ऑर्गन में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए भी 1s से लेकर 3s तक सेम रहेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3p6। इस तरह से हमने क्या है हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गन तक भरना सीख लिया है। 3p6 हो गया है। उसके बाद ऑर्गन के बाद आता है पोटेशियम के लिए क्या है 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रहेगा 3p6 तक सेम रहेगा, लास्ट में 3p6 और आ जाएगा यहाँ पे 4s1। उसके बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम में होते हैं 20 और यहाँ पे सेम रहेगा 3p6 तक और लास्ट में आ जाएगा ये 4s2। ठीक, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है। स्कैंडियम से लिखते हैं जिंक तक।
आप लोग भी कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। स्कैंडियम के एटम में होता है 21 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे आ जाएगा 3d1। बढ़ता ऐसे है, बाकी लिखते हैं हम कैसे हैं। यहाँ पे हम लोग D को पहले लिख देंगे 3s2 3p2 3p6 और यहाँ लिख देंगे हम लोग 3d10 3d1 4s2। ठीक, भरने का क्रम वैसे तो पहले 4s में भराएगा और उसके बाद 3d में भराएगा। बाकी लिखते समय हम लोग क्या है, तीसरे सेल के साथ 3s 3p और 3d लिखते हैं। तो स्कैंडियम के लिए जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम के एटम में होता है 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा 3d2 4s2। ठीक, टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम। वैनेडियम के एटम में होता है 23 इलेक्ट्रॉन। इसका आउटर मोस्ट सेल का हो जाएगा 3d3 4s2। क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में आता है। आप बाउ के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3d4 और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है 3d5 4s1। इसका क्या कारण है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम किसी इलेक्ट्रॉनिक का किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायित्व को प्राप्त कर सके। तो एक रूल है कि अगर कोई ऑर्बिटल अगर पूरा भरा है या फिर आधा भरा है तो वो ज़्यादा स्थायी रहते हैं। तो क्रोमियम का यहाँ 3d4 4s2 होना चाहिए था। डी ऑर्बिटल में क्या है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं। अगर हम ऐसा रखते हैं d4 और 4s2 रखते हैं तो ये अपेक्षाकृत उतना स्थायी नहीं है। लेकिन अगर हम d ऑर्बिटल में 3d5 करें और 4s1 तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम परमाणु के लिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि इसमें एनर्जी वो वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा कम रहती है। तो ज़्यादा स्थायित्व के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एटम के लिए होता है। अब देखते हैं अगला, क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज के एटम में होता है 25 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आ जाएगा 3d5 4s2। ठीक, उसके बाद मैंगनीज के बाद आता है आयरन। आयरन के आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, आयरन के आउटर मोस्ट सेल में हो जाएगा 3d6 4s2। आयरन के बाद आता है निकिल। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का होता है 27। इसके आउटर मोस्ट सेल का हो जाएगा 3d7 4s2। कोबाल्ट के बाद आता है निकिल। निकल के लिए आउटर मोस्ट का हो जाता है 3d8 4s2। अब फिर से एक अपवाद आता है कॉपर का, और उसके लिए भी वही कारण है कि फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड जो डी सेल है वो ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है अपेक्षाकृत
बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर में होता है, कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन। इसका आप बाउ के अनुसार ऐसा होना था, 3d9 4s2 होना था, लेकिन इसकी अपेक्षा 3d10 4s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक, तो एक हो गया क्रोमियम और एक हो गया कॉपर, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऐसा क्यों है। ठीक, तो इसका रीज़न वही है, स्थायित्व के कारण। और लास्ट है जिंक। जिंक में है 30 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में, तो उसके आउटर मोस्ट सेल का हो जाएगा 3d10 4s2। तो इस तरह से हमने देखा कि आप बाउ प्रिंसिपल या n+ रूल के अनुसार, n+ वैल्यू के अनुसार किस तरह से हमने हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के एटम में इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से व्यवस्थित किया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप लोग को आप बाउ वाला ये डायग्राम इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगले क्लासेस, अगले जो टॉपिक्स आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें ये जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं या किसी परमाणु के अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। बच्चों, ये क्लास क्या है, देखने के साथ साथ आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा और इस तरह से साथ ही साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब तक देखने के लिए थैंक यू।